आज मैं आपको इस किताब के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है चरित्रहीन। और यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही श्रेष्ठ उपन्यास है जिसे आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है उपेंद्र से। उपेंद्र से मुलाकात करने सतीश आता है और वह कहता है कि वह कलकत्ता जा रहा है जहां वह होम्योपैथी की पढ़ाई करेगा और होम्योपैथी की पढ़ाई करने के बाद वह अपने गांव में आकर एक डिस्पेंसरी खोलेगा। इसी कारण वह कलकत्ता में पढ़ने चला जाता है। तो दूसरी तरफ उपेंद्र का जो भांजा है जिसका नाम है दिवाकर, उससे उपेंद्र शादी करवाना चाहता है अपनी पत्नी सुरबाला की बहन के साथ, यानी अपनी साली के साथ उसके भांजे की शादी करवाना चाहता है। मगर दिवाकर अभी शादी करना ही नहीं चाहता। इसीलिए वह सोचता है कि आज अगर मेरे माता पिता जीवित रहते तो यह दिन मुझे देखना ही नहीं पड़ता। मुझे जोर ज़बरदस्ती करके शादी नहीं करवाते वो लोग। सतीश अब कलकत्ता में रहता है। वह एक मेस में रहता है जहाँ उसका परिचय बहुत लोगों से होता है, जिसमें एक सावित्री भी है। सावित्री जो है वह इस मेस में काम करती है और बिहारी जो है वह भी नौकर है इस मेस का। तो सावित्री जो है वह बहुत ख्याल रखती है सतीश का, और वह सतीश का इसीलिए ख्याल रखती है क्योंकि सतीश सच में एक अच्छे इंसान है। और सतीश बीच बीच में विपिन बाबू के वहाँ जाते हैं। अब विपिन बाबू जो है वह बहुत ही बिगड़े हुए इंसान है और सावित्री को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि वह विपिन बाबू के वहाँ जाए, क्योंकि वह वहाँ शराब और शबाब में डूब जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन विपिन बाबू के मित्र आते हैं और सतीश को ढूंढने लगते हैं। तो सतीश क्या करता है कि बत्ती को बंद कर देता है। और बात यह थी कि सतीश और सावित्री दोनों एक ही कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन अचानक सतीश लाइट ऑफ कर देता है क्योंकि वह विपिन बाबू के वहाँ जाना ही नहीं चाहता। और जब विपिन बाबू के दोस्त आते हैं और बत्ती जलाते हैं तो देखते हैं एक ही कमरे में सावित्री भी है और सतीश भी है। सतीश खाट पर लेटा हुआ है और सावित्री नीचे मेज पर बैठी हुई है। अब सावित्री को बहुत ग्लानि की अनुभूति होती है। सावित्री एक विधवा है, मगर वह कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करती जिससे उस पर लांछन लग सके। मगर ऐसी यह घटना हो गई थी जिससे सावित्री को पता था कि उसके और सतीश के नाम पे क्या ना क्या रटेगा। इसी तरह वह लोग सतीश को विपिन बाबू के वहाँ ले जाते हैं और सच में यह बात रटती भी है, यहाँ तक कि यह उपेंद्र बाबू के कान में भी चली जाती है। खैर उपेंद्र बाबू इन सब चीज़ों को उतना अहमियत नहीं देते क्योंकि उनको सतीश पर बिल्कुल विश्वास रहता है। इसके बाद सतीश रात को जब आता है करीब 12:30-1 बजे, तब तक सावित्री उनका इंतज़ार करती रहती है। दूसरे दिन वह अपने घर चली जाती थी, मगर आज वह सतीश का इंतज़ार कर रही है और उनको कमरे तक पहुंचा कर ही अपना घर वह जाती है। तो सावित्री बहुत ज़्यादा टेक केयर करती है, देखभाल करती है सतीश की, और दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने भी लगते हैं। और इसके बाद सावित्री कसम खिलवाती है कि आप कभी मत जाइएगा विपिन बाबू के पास। इसके बाद ऐसा होता है कि यह बात इतनी रट जाती है कि सतीश को दूसरा डेरा देखना पड़ता है और वह दूसरे डेरे में चला जाता है। तो बिहारी कहते हैं कि वह भी जाएंगे। बिहारी जो नौकर थे इस मेस के, वह कहते हैं कि बाबूजी जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊँगा, और वह भी सतीश के साथ हो लेते हैं। मगर सावित्री यहीं काम करती है क्योंकि वह सतीश जहाँ जाएगा वहाँ उसका जाना शोभा नहीं देता, इसीलिए वह यहीं काम करती रहती है। उपेंद्र को जब यह खत मिलता है कि उसका दोस्त मृत्युशैया पर लेटा हुआ है और कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु होने ही वाली है, तो वह कलकत्ता के लिए रवाना हो जाता है। वह पहले सतीश के वहाँ जाता है और फिर सतीश को लेकर वह अपने दोस्त के घर जाता है। वहाँ पर उसके दोस्त का हाल चाल पूछता है और उनकी परिस्थिति देखता है। उनके दोस्त की पत्नी का नाम किरणमयी था। ये जो किरणमयी है यह
बहुत ही गुस्सा होती है मन ही मन और जल भुन उठती है और सतीश और उपेंद्र बाबू को सुना भी देती है कि आप अंत समय में मेरे पति को इसलिए देखने आए हैं ताकि सारी धन संपत्ति आप ले सके। और इस तरह वह इन दोनों को बहुत ही खरी खोटी सुना देती है। लेकिन नियमित रूप से यह दोनों जब आने जाने लगते हैं, यानी सतीश और उपेंद्र जब उनके पति को देखने आने जाने लगते हैं, तो धीरे धीरे किरणमयी सामान्य हो जाती है। एक तरफ जहाँ किरणमयी सतीश को अपने देवर की तरह या भाई की तरह देखती है, तो दूसरी तरफ वह उपेंद्र को दिल दे बैठती है। उपेंद्र को वह पसंद करने लगती है और वह कह भी देती है, मगर उपेंद्र कहता है कि मुझे तो केवल एकमात्र मेरी पत्नी ही सबसे ज़्यादा पसंद करती है, जिसका नाम है सुरबाला। उससे ज़्यादा कोई भी मुझे पसंद नहीं कर सकता। एक तरफ जहाँ सुरबाला का सीमित संसार है, वह अपने पति को पहचानती है, वह ग्रंथों में विश्वास करती है, गीता में उपनिषद में विश्वास करती है। तो दूसरी तरफ किरणमयी जो है वह एक ऐसी स्त्री है जिसे अपने पति को संभालना पड़ता है, जिसे अपनी सास को संभालना पड़ता है, और वह तर्क वितर्क करके क्या सही है और क्या गलत है वह जांच कर लेना चाहती है। वह सुरबाला की तरह अंधविश्वास नहीं करना चाहती है। वह सोचती है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने पति को इतना ज़्यादा प्यार कर सके, क्योंकि किरणमयी को जब से उसकी शादी हुई है उसे प्यार मिला ही नहीं। पहल उसकी जब शादी हुई थी तो उसका पति और वह दोनों गुरु शिष्य के तरह थे। उसका पति उसे पठन पाठन में सहायता करता था और उसकी जो सास थी वह हमेशा उसे सांसारिक काम में लगा कर रखती थी। इसी तरह उसका जीवन बीत रहा था। जब उसका पति बीमार हुआ तो उसका एक संबंध जुड़ा उसके डॉक्टर से। डॉक्टर से इसीलिए संबंध जुड़ा क्योंकि पहला कारण था कि उनके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं था और किरणमयी को अपने पति की चिकित्सा के लिए डॉक्टर से एक संबंध रखना पड़ा। और दूसरी चीज़ है कि उसके पति के साथ उसका कभी साधारण संबंध रहा ही नहीं, जिस कारण वह डॉक्टर के प्रति थोड़ा सा आसक्त हो गई। और अब उसे यह पता चला कि किस तरह उपेंद्र की पत्नी सुरबाला कैसे उपेंद्र को इतना ज़्यादा पसंद करती है, और वह भी अंत समय में अपने पति की सेवा करने लगी सुरबाला की ही तरह। मगर उनके पति ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाले कहाँ थे और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जब सतीश अपने उस डेरे को छोड़कर इस डेरे में आया तो बिहारी खोज लेने गया सावित्री की, मगर उसे यह बात पता चला कि सावित्री विपिन बाबू के साथ चली गई है। ये वही विपिन बाबू थे जिसके घर में सतीश जाता था, और सतीश को लगा कि मुझे सावित्री ने धोखा दिया है और उसका सारा प्यार झूठा था सतीश के लिए, और वह सावित्री से नफरत करने लगा। इसके बाद एक दिन सावित्री जो है वह बिहारी के पास आई कुछ पैसे मांगने के लिए, और बिहारी जैसे ही देखा कि उसके बाबू यानी सतीश घर के अंदर प्रवेश किया तो बिहारी कहता है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। सतीश जानता था कि बिहारी अपने लिए तो मांग नहीं रहा होगा, किसी और के लिए मांग रहा होगा, इसीलिए वह जल्दी से कहता है कि ठीक है, ये ले लो चाबी, अलमारी की चाबी, और जितना लगे ले लो, मुझे उपेंद्र भैया को लाने जाना है। और सतीश को यह पता नहीं था कि सावित्री उसके घर में ही है और उसी को पैसे चाहिए। जब वह उपेंद्र भैया अपनी भाभी सुरबाला भाभी और दिवाकर के साथ घर में प्रवेश करता है तब वह देखता है कि सावित्री वहाँ उपस्थित है। और यह चीज़ उपेंद्र जब देख लेते हैं कि एक विधवा उसके घर में है और इन दोनों की शादी नहीं हुई है, तो उपेंद्र भैया अपनी पत्नी और अपने भांजे को लेकर वहाँ से चल देते हैं। सावित्री कहती है कि सतीश, उपेंद्र भैया को मैं लौटा कर ले आती हूँ, मगर सतीश कहता है ओ तुम्हें ही पैसे की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है उपेंद्र भैया को बुलाने की। तुम यहाँ किस लिए आई हो, यहाँ तुम्हारा क्या ज़रूरत है, क्या विपिन बाबू तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखते? अब तो तुम बहुत सुखी से रहती होगी, यहाँ क्या करने आई हो, किस लिए फिर से मेरे ज़िंदगी में तुम आई हो, यहाँ से तुम चली जाओ। यह सब बातें करके वह यहाँ से चले जाते हैं।
और इसके बाद बेहोश हो जाती है सावित्री। जब उसे होश आता है तो वह बिहारी को अपना पता लिखकर देती है और कहती है कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी मेरी सतीश बाबू के लिए तभी आप मुझे बुलाइएगा, अन्यथा यह पता आप सतीश बाबू को भी न बताइएगा। और वह यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुछ दिनों के लिए सतीश भी यहाँ से यानी कलकत्ता से दूर देवघर में चला जाता है। इसके बाद अंतिम संस्कार करने की पूरी उत्तरदायित्व तो उपेंद्र भैया पर ही चली आती है। उपेंद्र सोचता है कि अगर उसका दोस्त सतीश यहाँ रहता तो शायद उसे इतना सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, मगर सतीश के घर में वह देख चुका था कि एक विधवा उसके घर में थी, इसीलिए वह कुछ कह भी नहीं पा रहे थे और सतीश यहाँ थे भी नहीं। उपेंद्र कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, आप दोनों का बीच बीच में हालचाल पूछता रहेगा मेरा भांजा दिवाकर। दिवाकर भी कलकत्ता आकर कॉलेज में पढ़ने वाला है, इसीलिए आप दोनों की खोज खबर लेता रहेगा। तो इस पर किरणमयी बोलती है कि क्यों ना आप दिवाकर को मेरे घर में ही रख दीजिए, मैं देवर की तरह उसका आदर सत्कार करूँगी। अब यह घर तो फीका पड़ जाएगा, तो एक सदस्य अगर उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा तो इसमें मेरा ही भला होगा, यह कहती है वह उपेंद्र को। और उपेंद्र भी मान जाता है। मगर कुछ दिनों बाद जब उपेंद्र दिवाकर के यहाँ आता है उसका हाल चाल देखने, तो उसे पता चलता है कि किरणमयी और दिवाकर के बीच में भी एक प्रेम का संबंध स्थापित हो गया है। और वह कहता है यानी उपेंद्र कहता है कि मैं कल ही दिवाकर को यहाँ से ले जाऊँगा। मगर रातों रात किरणमयी दिवाकर को लेकर यहाँ से बहुत दूर रंगून या बर्मा में चली जाती है। तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा इसमें। सावित्री जो है, या तो आप उसे चरित्रहीन कह सकते हैं या तो आप किरणमयी उसे चरित्रहीन कह सकते हैं या तो आप दोनों को ही चरित्रहीन कह सकते हैं। मगर आप एक चीज़ सोच कर देखिए कि सावित्री जो कि विधवा थी और ये 1917 के आसपास लिखी गई है और उस समय विधवा पुनर्विवाह इतनी ज़्यादा प्रचलित थी नहीं। तो आप सोचिए कि क्या एक विधवा यानी सावित्री जो थी वह सतीश को प्यार करती थी, और किसी को सच में प्यार करना क्या उसका चरित्रहीनता दर्शाता है या फिर प्यार करना सच में एक पावन चीज़ है? आप सोच कर देखिए तो क्या सावित्री को चरित्रहीन कहना सही होगा? और दूसरी जो चीज़ है किरणमयी, वह भी एक विधवा थी और वह दिवाकर को लेकर भाग गई थी। मगर आप ये चीज़ सोचिए कि उसे कभी भी पति का सुख नहीं मिला, जिस तरह सुरबाला को अपने पति उपेंद्र का सुख मिला था, इसीलिए वह बहुत खुश थी। मगर किरणमयी को कभी भी वह सुख मिला ही नहीं। उसका पति भी उससे नहीं प्यार करता था, उस डॉक्टर ने भी उसका इस्तेमाल किया था। उपेंद्र ने तो कहा कि उससे सिर्फ सुरबाला ही पसंद कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। और अंत तक क्या दिवाकर उसे प्यार कर सकेगा? वह सिर्फ सच्चा प्यार ढूंढ रही थी। और क्या एक स्त्री का या क्या एक विधवा का सच्चा प्यार ढूंढना चरित्रहीनता कहलाता है? और क्या वह अंत तक प्यार को पाती है? जिस तरह चोखेर बाली जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है उसमें आप देखेंगे कि एक विधवा की भी इच्छा होती है और वह भी प्यार ढूंढती है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किरणमयी को शुरू से प्यार नहीं मिला। और जिस तरह आप चोखेर बाली में देखेंगे कि विनोदिनी सच्चे प्यार को ढूंढती है, तो उसी तरह इस कहानी में किरणमयी जो है सच्चे प्यार को ढूंढती है। और क्या एक स्त्री का सच्चे प्यार को ढूंढना क्या उसकी चरित्रहीनता को दिखाता है? यही सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इस कहानी में। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। पहली चीज़ है कि इसकी जो शीर्षक है ये इसका नाम है चरित्रहीन। तो आप शुरुआत में जब यह कहानी या यह शब्द सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यह तो कुछ ऐसी चीज़ है कि जो हमारे समाज में अच्छी नहीं मानी जाती।
लेकिन जब आप कहानी को ख़त्म कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि समाज क्यों स्त्रियों को ही चरित्रहीन ठहराती है, पुरुषों को क्यों चरित्रहीन नहीं ठहराती है। आप देखिएगा कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जो लोग विधवा होते हैं, खासकर पहले के दिनों में, आज भी गांव में यही है कि जो विधवा होती है उनका कोई शुभ काम में जाना भी यह कहलाता था कि वह शुभ काम अशुभ हो जाता था, इसीलिए उन्हें विवाह में या कहीं दूसरी जगह नहीं जाने दिया जाता था। मगर उसी के जगह अगर एक पुरुष हो, विदुर हो, उसकी पत्नी मर गई हो, तो वह आसानी से कोई भी शादी में या शुभ काम में जा सकते हैं। तो समाज किस तरह से एक पुरुष और एक स्त्री को क्या कहूँ कि असमान रूप में देखती है। और अगर एक पुरुष, अगर जो किरणमयी कर रही थी, अपने सच्चे प्यार को ढूंढ रही थी, वही एक पुरुष करता तो वह ठीक होता, मगर एक स्त्री कर रही है, इसीलिए उसे चरित्रहीन कहा जा रहा है। तो इस तरह की कहानी जो है आपको इसमें देखने को मिलेगी। बहुत ही मीनिंगफुल उपन्यास है जिससे आपको ज़रूर और ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैंने बहुत सारे चरित्रहीन के रिव्यूज़ देखे हैं, मगर मैंने इतना डिटेल में, जितना डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, इतने डिटेल में मैंने कहीं भी नहीं देखा कि क्या कहना चाहते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, किसी ने अपने रिव्यू में कहा हो। मेरी पहली जो शरद चंद्र की किताब थी, 3 किताब मैंने शुरुआत में पढ़ी थी। दत्ता पढ़ी थी, चरित्रहीन पढ़ी थी और बड़ी दीदी पढ़ी थी, और जिसमें से तीनों मुझे अच्छी लगी। चरित्रहीन बहुत अच्छी है, दत्ता तो मेरी फेवरेट है, और बड़ी दीदी जो है उसमें एक कहानी है निष्कृति। आपको अगर समय मिले तो वो कहानी ज़रूर पढ़िएगा, वो शानदार है। दत्ता और निष्कृति तो मेरी फेवरेट है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनफैक्ट देवदास और परिणीता से भी ज़्यादा मुझे प्रिय है। और चरित्रहीन भी बहुत ही अच्छी कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी को, इस उपन्यास को आप ज़रूर पढ़िए। बहुत ही अच्छी उपन्यास है और बहुत ही मीनिंगफुल उपन्यास है।